को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसका पहला फर्ज बनता है कि जिस मंत्रालय में उनको सौंपा गया है उन बच्चों के लिए उसको काम करना चाहिए, उस महिला के लिए उनको काम करना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी का मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने इनके विकास के लिए को काम किया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री और किसके हाथ में आएगी उत्तर प्रदेश की कमान? जी हां, आज तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा ये भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता किसके साथ खड़ी है और क्या वाकई धर्म और जाति की जीत हो रही है या फिर मुद्दों की। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का किंग बनेगा कौन। उत्तर प्रदेश में अगर इस वक्त की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर दिखती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जहां एक और 19-20 पर खड़ी है, तो वहीं बीजेपी बहुमत से आने की बात कर रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के पसीने अभी से छूटने शुरू हो गए। 5 चरण के मतदान से पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ये माना जा रहा है कि 5 चरण के जो मतदान हुए हैं और जनता जिस तरह खुलकर वोट करने पहुंची थी, इसका मतलब है कि जनता इस बार सरकार बदलने की पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि छठे चरण पर भी बात कर लेते हैं, जो कि जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव होने थे और छठे चरण की अगर बात करें तो छठे चरण में भी जनता बहुत कुछ सोचकर वोट करने निकली है। महिलाओं की बात कर लेते हैं कि 2017 के मुकाबले आज 2022 में महिला वोटर्स की तादाद बड़े हद तक दिखती नजर आई है। महिला वोटर्स ज्यादातर अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और लगातार वोट कर रही हैं। महिलाओं का बड़ा समर्थन किसे मिल रहा है ये समझना जरूरी भी है। महिलाओं का बड़ा समर्थन इस वक्त अगर किसी को मिल रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, जिनका नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, महिलाओं को सशक्त करने का काम, महिलाओं को नई दिशा देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है प्रियंका गांधी। हमने पहले के समय में देखा था कि महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश में एंट्री की, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के साथ ही 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर दिया। और तो और स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का भी वादा प्रियंका गांधी ने ही किया था। यानी कि प्रियंका गांधी अगर महिलाओं की बात करती हैं, अगर युवाओं की बात करती हैं, नौजवानों की बात करती हैं, तो उस काम को पूरा करती भी है। और यही वजह है कि आज बहुत बड़े हद तक जनता कांग्रेस के समर्थन में दिखती नजर आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कई और राज्यों की बात करें तो जैसे पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा और मणिपुर है, यहाँ पर भी चुनाव हुए। यहाँ की स्थिति क्या कहती है ये भी समझिएगा। पंजाब की अगर बात करें तो खबर सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी दिखती नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के लिए अच्छे आसार दिख रहे हैं, तो वहीं गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पर इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस है, और फोकस हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता निकलता। और जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, समझ लीजिए उसने पूरी दिल्ली को जीत लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें और विधानसभा की कुल 403 सीटें। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जोर लगाने का काम आज बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश उतरते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी उत्तर प्रदेश में होता है। यानी कि तमाम बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश में उतरकर ये बता दिया था कि हाँ, हम जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन जनता अब की बार नकार रही है। इस बार शायद उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की लहर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जनता विकास और मुद्दों की बात कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसी बनी हुई है और कैसे जनता इस बार ये देख रही है कि बीजेपी को न वोट करके वो सही कदम उठा रही है। क्या कुछ स्थिति बन रही है बीजेपी को लेकर और इन बड़े नेता ने क्या कुछ कहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। किए जाते हैं और दूसरे पार्टियों के खिलाफ किए जाते हैं। और इन लोगों ने जिस तरह का नाटक किया था, झूठ बोला था अच्छे दिन आएंगे, तो इनकी सत्ता में आ गए लोग ये, और इनके तो अच्छे दिन आ ही चुके हैं ना। ये
तो अब इनको बोलने की जरूरत नहीं है। जब ये विपक्ष में थे उस समय इनके अच्छे दिन नहीं थे, तो उस समय ये बोलते थे। अब अच्छे दिन आ गए, इनको बोलने की इनको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इनको जनता के फायदे तो कोई लेना देना नहीं है, ना इनको देश के विकास से मतलब है, ना समाज के विकास से मतलब है। ये सारे जुमलेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं। जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम करती है, जितनी नफरत भारतीय जनता पार्टी इस देश में फैलाने का काम करती है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, हिंदू क्रिश्चियनों की लड़ाई है, कहीं सिखों के लिए बोलते हैं, तो आपस में जो मन मुटाव की बात करते हैं, जो जहर फैलाने का काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी 20 तारीख को चुनाव था पंजाब में, और पंजाब में चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने खालिस्तानियों के नाम पर 4 लोगों को उनको पकड़ा है कि 4 खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए हैं। और वहाँ पे चुनाव खत्म हो गया, तो ना आज खालिस्तानी की कोई बात हो रही है, ना उस केस में क्या हो रहा है, वो सारा काम वो खत्म हो चुका है। तो ये नफरत की राजनीति करना इस देश के हित में नहीं है, ना समाज के हित में है, और ना ही किसी पार्टी के हित में है। यह इस देश को खोखला करने वाली बात है, और देश की एकता और अखंडता में भी खतरा ही है कि हम समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी या नेता अगर समाज को बांटने का काम करता है, उसका विरोध करना चाहिए। तो देखा आपने कि इन्होंने क्या कुछ कहा, और सबसे बड़ी बात यह कि आज विपक्ष जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि योगी और मोदी सरकार अभी भी हिंदू और मुस्लिम करने में लगी है। धर्म और जाति के चश्मे लोगों को पहनाने में लगी है, ताकि धर्म और जाति की आड़ में वो वोट निकाल सके, ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समझदार है। उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति सबने देखी है, युवाओं की स्थिति देखी है, बेरोजगारों की स्थिति देखी है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जनता बहुत सोच समझकर वोट कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब एक ही चरण का चुनाव बचा है, जो कि 7वें चरण का चुनाव है, और 7वें चरण के चुनाव के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच गौर कीजिएगा कि बीजेपी को लेकर, जीत को लेकर तमाम दावे करने वाली रिपोर्ट अब शांत हो चुकी है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि 5-6 चरण तक की जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग का मतलब क्या है। ये देखने को मिल रहा है कि शहरी इलाकों में वोटिंग कम पड़ रही है। विपक्षी पार्टी के नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी अगर 100 का आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश में पार कर लेती है तो बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को हमने देखा है। बीजेपी ने वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुमत से आने की बात भी की थी, लेकिन जब नतीजे आए तो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में न सिर्फ जमकर प्रचार प्रसार किया था, बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता भी बंगाल में उतरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 12 से 13 रैली करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की रैली होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं, जो वहां पर रैली करके आते हैं। तो बीजेपी की बड़ी फौज पश्चिम बंगाल में खड़ी तो थी, लेकिन ममता बनर्जी के आगे टिक नहीं पाई। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि विपक्ष आज मजबूती के साथ खड़ा है। आज विपक्ष मुद्दों की बात कर रहा है और जनता उसके साथ खड़ी है, जो मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। हालांकि अगर बात करें तो वाकई इस बार बदलाव तो हो रहा है, वाकई इस बार तस्वीर तो बदल रही है, और उत्तर प्रदेश में अगर तस्वीर बदलती है तो समझ लीजिए अन्य राज्यों पर इसका फर्क पड़ता नजर आएगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर देंगे, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। 2024 को लेकर अभी से बीजेपी ने तैयारियां तो कर दी हैं, लेकिन सबको इंतजार है कि आखिरकार रिजल्ट कैसा होगा। रिजल्ट के लेकर बीजेपी तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 10 तारीख के जो नतीजे आने वाले इस बार बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार विपक्ष को जीत मिल रही है और विपक्ष के साथ जनता खुलकर खड़ी है। हालांकि अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन बीजेपी ने इन मुद्दों को पूरी तरह से पानी में डालने का काम किया है। और ये देखा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की अगर बात कर ले तो ताजा मामला है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार कई देशों में महंगाई बढ़नी अभी से शुरू हो चुकी है। कई देशों में कारोबार पर असर पड़ता नजर आ रहा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के बहुत सारे छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। हालांकि भारत सरकार कई ऑपरेशन चलाकर उन छात्रों को निकालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी भी
बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं। यही जो छात्र हैं ये अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन छात्रों को कैसे निकालती है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि मोदी सरकार बड़े स्तर पर विफल तो रही है। सरकार बड़े स्तर पर विफल रही, इसका मतलब है कि सरकार ने 7 साल केवल और केवल मन की बात कार्यक्रम में निकाल दिया। हमें याद आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से हर रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम करते और मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन्होंने कभी भी जनता के दिलों की बात नहीं सुनी। उन्होंने बेरोजगारों की बात नहीं सुनी, महिलाओं की बात नहीं सुनी, उन्होंने जनता की आवाज को नहीं सुनी। केवल 7 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात करके जनता को परेशान करने का काम किया। जनता ऐसी सरकार चाहती है जो उनके मन की बात को सुने। आज जनता ऐसी सरकार को चाहती है जो उनकी परेशानियों को सुने, और उनकी परेशानियों को सुनने का काम आज विपक्ष कर रहा है। आगे भी तमाम जानकारियां लेकर आपसे मुलाकात करते रहेंगे, लेकिन एसपीएन 9 न्यूज लगातार लाइव कवरेज कर रहा है। जी हाँ, हम चुनावी खबरों को लेकर लाइव कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम तमाम देश दुनिया से जुड़ी खबरों को लेकर भी आप तक जानकारियां पहुंचा रहे। तो फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।